इस बार के क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल थे, मीन्स ज़्यादा एक्सेस करना पड़ रहा था क्वेश्चंस को। जो पिछली बार के क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ जी। पॉल साइंस में प्राइमरीली लोग कीवर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, कीवर्ड्स थिंकर होते हैं। आपका एनालिसिस कैसा है? इजी पेपर लग रहा था तो हमने जाना अच्छे के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दिया और हम इतने भावुक हो गए। 75 मिनट लगा दिए हमने। बहुत ही अच्छे। क्यों से क्यों डर रहे हैं? मार्क्स तो वही ला रहे हैं ना। हमारा काम नहीं रिजल्ट तो आप लोग भी अच्छी हो रही है इंजीनियरिंग जॉब। बात ये है ना कि मेजॉरिटी में है लोग। पेन तो होता ही है, मतलब सबसे बड़ा पेन ये है ना कि आपको लंबे समय तक लगे रहना पड़ता है। और इसमें पढ़ने का मामला ये है कि आपको सेम चीज़ बार बार पढ़नी पड़ती है। कैसे रहे पेपर आपके? बिल्कुल बढ़िया। कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कौन से ऑप्शनल पेपर क्या थे? PSIR। और अगर GS 1 2 3 की बात करें तो कैसे रहे टोटल ओवर? पेपर तो बढ़िया रहा है सारा। PSIR क्यों? मतलब इससे पहले आपने कुछ और सोचा होगा ऑप्शनल, या PSIR शुरू से? मैंने पहला ऑप्शनल PSIR सोचा था। PSIR जी जी। इसके लिए क्या तैयारी का क्या पैमाना होना चाहिए, स्टडीज क्या होना चाहिए बच्चों को? शुरुआत अगर PSIR करना है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले तो बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी फाउंडेशंस जो होंगी वो थ्योरी वाली वो बनानी पड़ेंगी। उसके बाद कोचिंग भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल हैं, आप पढ़ सकते हैं। और मैंने तो आज के जो पेपर थे उसको कैसे देखते हैं आप? किस तरह के पेपर थे और क्या नया था आज के पेपर में? पेपर ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल लाइन पे था। मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जो पढ़े थे उसी में से आया था, क्योंकि ऑप्शनल में मैक्सिमम आता वही है जो आप पढ़ते हैं और रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये होता है, पढ़ते तो सभी तैयारी सभी, लेकिन एक आप डिलीवर कैसे कर रहे हो पेपर पे वो डिपेंड करता है। जी। क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? जी, पॉल साइंस में प्राइमरीली लोग कीवर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, कीवर्ड्स थिंकर होते हैं। आपका एनालिसिस कैसा है? तो वो मैंने अपनी नोट्स में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में रेडी कर लिया था। तो मेरे को डायरेक्ट वहाँ पे डिलीवर करना पड़ा सिर्फ। ज़्यादा एक चीज़ और क्या होता है कि टाइम पे हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती है और काफ़ी लिखना पड़ता है। इसको कैसे देखते हैं और कैसे करना पड़ता है? देखिए, वो तो प्रैक्टिस से आएगा। जितनी बार आपने कंटेंट को रिपीट किया हुआ है, आपने लिखा है, और जितना बार मैक्सिमम रिवीजन है, आपको ईजिली वहाँ पे आती चले जाएंगी। दिमाग सोचेगा और हाथ लिखेगा। हाँ जी, ये चीज़ है। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर? सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस है। पिछली बार मेरा प्रीलिम्स 0.6 मार्क्स से रुक गया। अरे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर कैसे रहे पेपर? पेपर इजी आए दोनों, मतलब ठीक आए दोनों, लेकिन पिछली बार हमने थोड़ी गलती हो गई। जाना अच्छे के चक्कर में, लालच में हम फंस गए तो गुनाह हो गया। आपके ऑप्शनल पेपर क्या है सर? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य क्यों? हिंदी मीडियम में वो ठीक चलता है, इसलिए ले लिया। तो हिंदी साहित्य कितना टफ होता है? बहुत सारे स्टूडेंट इससे मैंने सुना है कि वो हिंदी साहित्य के लिए सोचा बट लिए नहीं। रटने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा। बहुत रटना पड़ता, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता। कोई कुछ भी कहे कि सब विषय रटने पड़ते, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा ही रटना पड़ता। लाइन टू लाइन लिखनी ना, अगर पद्य है तो बिल्कुल लाइन टू लाइन चाहिए। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो सकता उसमें। या कोटेशन है कि रामचंद्र शुक्ल ने कविता पे क्या कहा, 4 लाइन की कोई बात है उनने कही, तो 4 लाइन की बात वो सीधी सटीक चिपकानी है अपन को, तो एग्जैक्ट रटनी होती, तो रटना पड़ता। तो ये साहित्य जो है बहुत कम बच्चे लेते हैं। हिंदी साहित्य की अगर बात लेने लगे अब लोग, हिंदी लेने लगे, नंबर अच्छे आते तो ले लेते लोग। अच्छा, ये ट्रेंड अब अच्छा बन गया, लोग ले रहे हैं। अब खराब हो गया। अब खराब उसके पहले सही चल रहा था, 2 साल से थोड़े नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। 270 280 रहते। एक टाइम ऐसा था 340 भी आए थे। 344 हाईएस्ट। इंग्लिश मीडियम वाले लड़के गए थे। हिंदी साहित्य लेने के पीछे क्या था आपका? शुरुआत ग्रेजुएशन कैसे की थी आपने? जब हमने शुरुआत की, हमारा तीसरा मेंस है ये। तो जब हम पहली बार दे रहे थे तब हिंदी साहित्य का अच्छा चल रहा था, तभी ले लिया था। क्या रिसोर्सेज होने चाहिए बुक्स की अगर बात करें? रिसोर्सेज नोट्स ठीक हैं और दिक्कत नहीं होती। नोट्स के मामले में तो ठीक हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आए, हमेशा आते हैं। स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? करना चाहिए बार बार उन्हीं का। बहुत बार मतलब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इतनी बार पढ़े हमने, फिर भी वहाँ दबाव इतना होता कि कौन सी लाइन कहाँ चलेगी पता नहीं। दबाव होता है। UPSC की तैयारी जो बच्चे करते हैं बहुत प्रेशर रहता है। कई बार ऐसे होते हैं ना, अपन 18 संत अपनी क्रांति के कारण लिखने मान लो, तो इतना थोड़ी ना रटना पड़ता। अपन ने 50 कारण पढ़े होंगे, 5 आ गए लिख दिए। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ कहा है कविता के यहाँ पे, तो वो जो कहा है वही लिखना फिर। उसमें थोड़ी ना 5 ऑप्शन है कि 5 ऑप्शन में से कोई चिपका दो। मतलब कोई भी क्रांति के कारण तो कितने भी होते, तो उनमें से 2-3 लिखने होते, आंसर में लिख देते अपन, आ जाते याद। लेकिन इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तो थोड़ा कठिन होता। और सुबह हम इजी पेपर लग रहा था तो हमने जाना अच्छे के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दिया। तो टाइम मिस कर दिया मतलब क्या हुआ? टाइम वेस्ट कर दिया मतलब उसमें ज़्यादा लिखने लगे। अच्छा। 10 नंबर के क्वेश्चन थे 5 और हम इतने भावुक हो गए। 75 मिनट लगा दिए हमने। बहुत ही अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। सॉरी, हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल। ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट। ये पापा है? अरे गुड, पापा की बरी। मैम ये हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट के लिए? स्ट्रेटजी तो अपनी बेसिक बुक्स कवर करो,
और किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर का से आप कर सकते हो जो ऑप्शनल के लिए फेमस है। बुक्स में अगर किसी एक स्पेसिफिक बुक की बात करें जो बहुत अच्छा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? मैंने रोमिला थापड़ की थी और आर.एस. शर्मा की थी। बस। मैम आज के पेपर के बारे में बताइए, कैसा रहा पेपर, क्या अलग था लास्ट ईयर के बनस्पत? आपने PYQ देखा होगा। PYQ के कंपैरेटिवली इस बार के क्वेश्चन ज़्यादा एनालिटिकल थे। मीन्स ज़्यादा एक्सेस करना पड़ रहा था क्वेश्चंस को। जो पिछली बार के क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ जी। मैम एक लिमिटेड टाइम मिलती है आप सभी को, उसमें उसी टाइम पे सारी चीज़ें लिख के वापस आनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएँ टाइम पे? टाइम पे तो हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम डिवोट करना चाहिए, लाइक 15 मार्क के लिए पर्टिकुलर टाइम, फिर 10 मार्क का पर्टिकुलर टाइम, तभी पेपर कंप्लीट हो पाएगा। मैम ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट है, ग्रेट। और अभी जो GS 1, 2, 3, 4 की बात करें वो कैसा गया है? वो भी ठीक गए हैं, अच्छे गए हैं वो ठीक भी। है। हाँ जी। तो ओवरऑल सारे GS के पेपर हो गए, आज ऑप्शनल हो गए, तो आपको कैसा लगता है ओवरऑल अगर हम एक एनालाइज करें परफॉर्मेंस तो कैसा लग रहा है? तो मतलब मेरी तरफ से तो बहुत अच्छे गए हैं, बट बाकी देखो। चलिए ऑल द बेस्ट, पापा को थैंक। दोस्तों अब आप घर बैठे UPSC की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई एक ऐसा हो जिसका हाथ आपके सर पे हो, यानी आपको वो स्टेप बाय स्टेप UPSC के गुण, UPSC की जो टिप्स है, स्ट्रेटेजी है, तरीका है UPSC तैयारी करने का, वो बता सके। एक मेंटोर जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके, वो आपको सलीका बता सके, तरीका बता सके कि UPSC क्रैक कैसे करनी है। दोस्तों अगर आप भी इस श्रेणी में हैं और एक मेंटोर की तलाश में हैं तो मैं बात कर रहा हूँ IAS मेंटरशिप प्रोग्राम जो ये आपके करोल बाग में जो पिछले 11-12 सालों से चलती हुई आ रही है। IAS मेंटरशिप प्रोग्राम बाय रियासत अली सर। इनके पढ़ाए हुए अगर GS पेपर 1 की बात करें तो 20 में से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, GS 2 में 13 क्वेश्चन आए हैं और GS 3 में लगभग 11-12 क्वेश्चन इनके पढ़ाए हुए डायरेक्ट आए हैं। अगर आप भी इस मेंटरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें और आज ही रजिस्टर करें। कैसे पेपर गए? ठीक थे। क्या ऑप्शनल पेपर क्या था? मेरा सोशलॉजी था। आपका सर? एंथ्रोपोलॉजी। चलो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के अब तक नहीं मिले थे, कैंडिडेट मिल गए। सोशियोलॉजी क्यों, मतलब क्या था आपका ग्रेजुएशन में, क्या सब्जेक्ट था सर? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो इंजीनियरिंग था मेरा, बट सोशलॉजी एज अ शॉर्ट लिमिटेड होता है ना कंटेंट उसमें, तो सोशलॉजी ऑप्ट किया मैंने। और सर आपका ग्रेजुएशन क्या था? इंजीनियरिंग। हाँ सर आप लोग से जो है ना नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत डर रहे हैं कि सारे इंजीनियर्स जो है ना UPSC में आ रहे हैं, कुछ ऐसा आप लोग लगता है क्या? क्यों, उनसे क्यों डर रहे हैं? मार्क्स तो वही ला रहे हैं ना हमारा काम। नहीं रिजल्ट तो आप लोग भी अच्छी हो रही है इंजीनियरिंग जो बात ये है ना कि मेजॉरिटी में है लोग, तो अगर जब ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा, तो सैम्पल साइज ही बड़ा है। सर आप लोग इंजीनियरिंग से हैं तो वाई यू हैव चूजन सोशियोलॉजी एंड आप एंथ्रोपोलॉजी? मतलब उस टाइम तो सोचा नहीं था, मार्क्स आ रहे थे तो बस ले लिया। तो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के भी ले सकते हैं क्या हम ऑप्शनल? मतलब मेरा तो प्रॉपर ऐसे ही था कि मतलब मैं फॉर्म भर रहा था। अच्छा। पहला था अकाउंटेंसी, एनिमल हस्बेंड्री। चूज करना तो आपने बेंच मार्किंग की थी क्या कि ट्रेंडिंग क्या है? नहीं थी, पहला ही अटेम्प्ट था, मतलब इतना सोचा नहीं था कि ऑप्शनल क्या लेना है, तो मतलब सेरेंडिपिटी ही गई है, प्रीलिम निकल गया, फिर पढ़ना पड़ गया। अच्छा। तो तब से अब तक वही है। तब से इंजीनियर्स तो स्मार्ट होते ही हैं हर एक चीज़ में। सोशियोलॉजी आपने क्यों ली सर? मैं सबसे पहले जब चूज़ कर रहा था तो मुझे था कि जल्दी रेट देना है तो उसके लिए छोटा ऑप्शन चूज़ करना हूँ। देखो ये स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट नहीं है लेकिन उसके चक्कर में। बट ये है सर, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाता है क्या? नहीं ऐसा भी नहीं है, देखो जो सारे टॉपिक्स तो पढ़ने होते हैं, सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने होते हैं, तो क्यों ना छोटा चूज़ किया जाए। करेक्ट। स्मार्ट एंथ्रोपोलॉजी भी देखा जाए तो सिलेबस काफ़ी छोटा है, लेकिन बट एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, काफ़ी गहराई में चीज़ें पढ़नी पड़ती है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं भी है ना, हर ऑप्शनल में सेम सिनेरियो नहीं है। सर एंथ्रोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या होती है? स्टूडेंट को रिसोर्सेज को लेकर दिक्कतें होती है, क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज एंथ्रोपोलॉजी के लिए? आई थिंक मतलब 2-3 वही जो नॉर्मल जो बुक का जागरण है, हाँ वही। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज, मतलब टॉपर्स के नोट्स 2-3 काफ़ी अच्छे हैं, अगर वो कर लें तो। सर ये इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली, टॉपर्स के नोट किस तरह हेल्प करता है सर एस्पिरेंट? अगर टॉपर्स के नोट्स में पता रहता है कि उन लोगों ने जिस तरीके से तैयारी की है, जिस तरीके से मार्क्स आए हैं, वो अप्रोच अगर हम फॉलो करें तो मे बी वही सिस्टम से मार्क्स आ सकते हैं वापस। उसमें थोड़ी वैल्यू ऐड अपनी तरफ से करके उसको रिफ्रेम करके और एडिशन तो करना पड़ेगा, किसी और के नोट से उठा के डायरेक्ट एग्जाम तो क्लियर नहीं कर सकते, वो तो खुद ही बनाने खुद से लिखने की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो अपना हो जाता है। मतलब टफ लगा था मेरे को। बाकी GS तो अच्छा था, सोशलॉजी पेपर 1 थोड़ा टफ लगा मेरे को। क्या टफ लगा सर उसमें, क्या अलग था जो आपको लग रहा हिंदी था, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहे थे उसमें। डायरेक्ट
सिलेबस से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं आए थे क्वेश्चन, बना के लिखना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा टफ लग रहा था। तो लिटिल और सर एंथ्रो की बात करें तो मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा इजी था। इजी था। हाँ, लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इजी था। बाकी ठीक है मतलब। सर मेरे चैनल पर नॉन इंजीनियर स्टूडेंट बहुत हैं, वो हमेशा किसी ने इंजीनियर्स को देखो, आप कन्वे कीजिए मैसेज कि आप भाई इस बार इंजीनियर नॉन इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट दो तीन साल की ट्रेनिंग टफ लगा है भाई। 2-3 साल की ट्रेनिंग बता रही है कि नॉन इंजीनियर्स जो है वो भी अच्छा कर रहे हैं, राइट? अरे यार ये तो गलत बता रहे हो। मतलब पता नहीं, हमने ट्रेंड देखा नहीं। चलिए But I कोई बात think नहीं सर। आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कैसे गए सर? जीएस कंपेरेटिवली अच्छा गया है रादर देन ऑप्शनल। ऑप्शनल का पेपर 1 थोड़ा टफ लगा था मेरे को, बाकी तो सब ठीक है। बट सर रिजल्ट फैक्टर तो ऑप्शनली होता है आई थिंक। क्यूमुलेटिव होता है, Cumulative होता है। सबका मिला के होगा, ऑप्शनल अकेला डिसाइड तो नहीं करेगा। मेजोरिटी करता है बट अकेला नहीं करता है। आपके सर कैसे जीएस 1, 2, 3, 4? ये ठीक गया मतलब। देखिए अब तो पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही कुछ चला जाता है। नहीं इसमें तो देखिए अनप्रेडिक्टेबल, आप तो एक्सपीरियंस बनते हैं, मतलब यूपीएससी में कुछ कह ही नहीं सकते, आपने दिया और हो गया, ऐसा भी होता है। तो ऊपर भगवान पे खुदा पे छोड़ दीजिए क्या होना है। आपने बेस्ट किया है अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ, राइट? चलिए ऑल द बेस्ट सर।